डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं एक ऐसा कार्यक्रम जो करता है किसान भाइयों की समस्या का समाधान, और कार्यक्रम का नाम है हेलो किसान। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम किसान भाइयों की खेती किसानी में आ रही तमाम समस्याओं का समाधान करते हैं। नए नए विषय लेकर हम आते हैं ताकि आप उन विषयों के बारे में जागरूक हो सकें और उस विषय की जानकारी लेकर अपनी खेती किसानी में परिवर्तन कर कम लागत में अच्छा मुनाफा ले सकें। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में यही हमारा उद्देश्य होता है और आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप लाइव जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में अपने सवालों के साथ। आपकी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से हम करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के विषयों पर। आज कौन से विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं जिसके जरिए आप अपने सवाल पूछ पाएंगे और अपने समाधान जान पाएंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के विषय पर। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे धान की फसल में समसामयिक कार्य किस प्रकार से करें जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिले। साथ ही जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और कैसे आने वाले समय में ये चीज़ बहुत ज़्यादा चिंताजनक होने वाली है, चुनौतीपूर्ण होने वाली है। इसका समाधान क्या है ये भी हम समझेंगे। इन दोनों विषय के जो भी आपसे जुड़े हुए जो सवाल हैं या कोई समाधान आप जानना चाहते हैं या इन चीज़ों से आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं 3 माध्यमों का इस्तेमाल करके। सबसे पहला माध्यम होता है टोल फ्री नंबर का। टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं आप हमारा 1800113060 1800113061। फ़ोन करते समय हमेशा की तरह किसान भाई 2 बातों का हमेशा से ध्यान रखते हैं। आप जब फ़ोन करें तो अपने टेलीविज़न की आवाज़ को बेहद कम रखें ताकि एक बेहतर संवाद बनाया जा सके और आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि बातचीत करते समय कोई समस्या ना आए। साथ ही साथ जिन किसान भाइयों का फ़ोन नहीं लग पाता है वो व्हाट्सअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हैं 8800520717। व्हाट्सअप करते समय भी किसान भाई जिस जगह से अपना सवाल लिख के हमें भेज रहे हैं उस जगह का नाम, अपना नाम सवाल के साथ लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अतिरिक्त आप ईमेल का भी इस्तेमाल कर इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए। दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं, कोई समाधान आप जानना चाहते हैं, कार्यक्रम जुड़िए अपने सवालों के साथ। अब रुक करते हैं उन खास एक्सपर्ट्स का जो इस कार्यक्रम में आपकी समस्या का करेंगे समाधान। तो आइए रुक करते हैं सबसे पहले डॉक्टर दिनेश कुमार जी का। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आपका स्वागत है। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं शस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। आपका स्वागत करते हैं हम सर। इसके साथ ही हमारे साथ दूसरी खास मेहमान हैं डॉक्टर अंजलि आनंद जी। डॉक्टर अंजलि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं पादप क्रिया विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर दिनेश कुमार जी से करते हैं सबसे पहले। डॉक्टर दिनेश जी, जिस समय का इंतजार देश के तमाम किसानों को रहता है और भारत के तमाम खाद्यान्न की पूर्ति धान की फसल करती है, अगर हम इसके समसामयिक कार्यों की बात करें, बहुत से क्षेत्रों में इसकी रोपाई की जा चुकी है, बहुत से जगह पर इसकी खेती की शुरुआत की जा चुकी है और हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जो बरसात का हिस्सा है वो समांतर इस समय नहीं देखा जा रहा है, कहीं ज़्यादा बरसात हो रही है। ऐसे में धान की फसल की देखभाल करना बहुत आवश्यक और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। क्या शुरुआती कार्य किसान भाइयों को करने चाहिए जिससे उनको अच्छा उत्पादन मिले? जी बिल्कुल, जैसा कि किसान भाई समझते हैं कि धान हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। बिल्कुल। और इसका ज़्यादातर उत्पादन खरीफ की फसल से आता है। जो भी धान हमारे देश में पैदा होता है उसका 85% खरीफ की फसल से आता है। बिल्कुल। और खरीफ का जो धान है मुख्य तौर पे वर्षा आधारित होता है। कहीं सिंचाई के साधन भी उपलब्ध होते हैं लेकिन वर्षा पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और देश के बहुत सारे हिस्सों में हमारे काफ़ी अच्छी बरसात भी हो गई है। निश्चित तौर पे थोड़े बहुत क्षेत्र बचे हुए हैं जहां बारिश नहीं हुई है, वहां भी होने की संभावना है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम जो धान का है वो रोपाई का काम है। जहां तक बुआई की बात थी, सीधी बिजाई करनी थी, वो जून के महीने में पूरी हो चुकी है। अब जुलाई का महीना चल रहा, इस समय पे जो रोपाई का कार्य है वो काफ़ी प्रगति पे है। किसान भाइयों को चाहिए कि सही से अपनी रोपाई करें जिससे आगे चल के आपकी फसल की बढ़वार अच्छी हो। ज़रूरत के हिसाब से उसमें खाद उर्वरकों का प्रयोग अभी करें। इसके अलावा अगर उसमें कीट या बीमारी या कोई दूसरी समस्या आती है तो उसका भी समाधान आप करते रहें। तो रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त समय यही है और रोपाई करना ही सबसे उचित विधि है आज के समय के अनुसार। ये समय की मांग है, ऐसा डॉक्टर दिनेश कुमार जी बता रहे हैं। और इसके बारे में क्या कुछ खास होता है ये भी हम और समझेंगे, लेकिन फिलहाल इस विषय से जुड़ी एक रिपोर्ट पर आइए पहले नजर डाल लेते हैं।
धान की खेती के लिए मृदा का पीएच मान आमतौर पर 6.5 से 8.5 सर्वोत्तम होता है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था और सही प्रबंधन से ज्यादातर मृदा में धान की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। गर्मी की जुताई के बाद 2 से 3 जुताइयां करके खेत की तैयारी करनी चाहिए। खेत का समतल होना जरूरी है। साथ ही खेत की मजबूत मेड़बंदी भी करनी चाहिए, जिससे बरसात का पानी अधिक मात्रा में संचित किया जा सके। धान की रुपाई के लिए 1 सप्ताह पहले खेत की सिंचाई कर दे। रुपाई से पहले 2 से 3 जुताइयां हैरों से करके और बाद में पानी भरकर खेत में पडलर और टिलर से जुताई करके व पाटा लगाकर मिट्टी को लेह युक्त और समतल बना दें। प्रमाणित बीज से उत्पाद अधिक मिलता है और किसान अपने उत्पाद को ही अगले बीज के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मृदा जनित रोगों की रोकथाम के लिए 20 से 25 किलो ट्राइकोडर्मा को 60 किलो गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर हल्के पानी का छींटा देकर 1 सप्ताह तक छाया में सुखाने के बाद खेत में एक समान छिड़काव कर दें। जब पौध 20 से 25 दिनों पुरानी हो जाए और उसमें 4 से 5 पत्तियां निकल जाएं, तो ये रोपाई के लिए उपयुक्त होती है। धान की जल्दी पकने वाली किस्मों की रोपाई जुलाई के दूसरे पखवाड़े तक की जा सकती है। उर्वरकों का उपयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। धान की बौनी किस्मों के लिए 100 से 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 60 किलो पोटाश और 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। इसके अलावा धान को रोगों से भी बचाएं और जरूरत के हिसाब से खरपतवार नियंत्रण भी करते रहें। तो ये तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं जो धान के खेती में समसामयिक कार्य के रूप में आपको शामिल करनी चाहिए। इसको समय समय पर करते रहना चाहिए और इसको ज़मीनी स्तर पर कैसे हमें लागू करना है इसको हम समझेंगे डॉक्टर दिनेश जी से। लेकिन पहले रुक करते हैं अपने दूसरे विषय की ओर, जो दूसरा विषय है जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे डॉक्टर अंजलि जी का। डॉक्टर अंजलि जी, अगर हम बात करें किसानों की जागरूकता को लेकर और हमारी सरकार के अथक प्रयासों को लेकर, इन दोनों की गठजोड़ से आज हमारे देश का जो खाद्यान्न का मांग है उसको सुनिश्चित किया गया है, पूरा किया गया है। इतिहास उठा के देख लिया जाए तो कभी भी हमारे देश में कभी इस तरह की समस्या नहीं देखने को मिली कि खाद्यान्न की कमी देखने को मिली। लेकिन अब इसके साथ एक चुनौती निकल कर आ रही है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से जो खाद्यान्न की मांग है उस पर कितना असर पड़ सकता है और आने वाले समय में खेती के लिहाज से अगर देखा जाए तो कितनी बड़ी चुनौती है ये? जी, पहले हम ये समझते हैं कि इन 2 शब्दों का अर्थ क्या है। जल और वायु। जल और वायु में अगर दीर्घकालिक परिवर्तन हो जाए और इसके साथ तापमान बहुत हद तक जुड़ा है, तो तापमान में वृद्धि, ये 3 मिलके जलवायु परिवर्तन को, इसको हम सम्मिलित कर सकते हैं। हम आसपास अपने महसूस कर रहे हैं, हमारे किसान भाई भी देख रहे होंगे कि जैसे गर्मी का जो काल है वो बढ़ता जा रहा है। फिर कई जगह बाढ़ आ रही है, लू चल रही है, आंधी तूफान, ग्लेशियर हैं वो भी पिघलते जा रहे हैं। नेपाल में तो पिछले दिनों सुनने को मिला था कि एक ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया। तो ये सब बदलाव देखते हुए हम अपने आसपास जलवायु परिवर्तन महसूस कर रहे हैं और इसमें बनती है खाद्य सुरक्षा, जो कि एक बहुत ज़रूरी है। और हम आगे चल के बात करेंगे किस तरह हम इसको सुनिश्चित कर सकते हैं, कैसे हम अपनी खाद्यों को, क्या क्या हम फसलें ले सकते हैं जिससे हम अपना खाद्य सुरक्षित भंडार पूरा कर सकते हैं। मोटे तौर पे ये सब जो हैं ये मिलके हमारा तापमान बढ़ाती हैं और इसके कई कारण हैं जिसकी वजह से ये जलवायु परिवर्तन हमारे आसपास हो रहा है। जी, तो उसके कई कारण हैं, उसका समाधान क्या है और कैसे हम खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं, खेती में क्या बदलाव करने चाहिए, कौन सी आदतों को अपनाना चाहिए जिससे हम अच्छी खेती भी करते रहें, हमारी धरा भी सुरक्षित रहे और जलवायु भी सुरक्षित रहे। इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे डॉक्टर अंजलि जी से, लेकिन उससे पहले आइए इस विषय से जुड़ी एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। किसी क्षेत्र विशेष की परंपरागत जलवायु में समय के साथ होने वाले बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। जलवायु में होने वाला परिवर्तन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करता है। विशेषज्ञों की माने तो जलवायु परिवर्तन से खेती सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। इसके असर से सिंचाई जल में कमी, खरपतवार और कीटों व रोगों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसका असर पैदावार में गिरावट के रूप में देखने को मिलता है। लगातार बढ़ते तापमान से फसल उत्पादन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है। गर्मी बढ़ने से फसलें समय से पहले परिपक्व होने लगती हैं,
ज्यादा तापमान सब्जियों की पैदावार को भी प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, इस कारण बरसात के क्षेत्र और मात्रा में बदलाव हो रहा है, जिसका सीधा असर खेती पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन मिट्टी में होने वाली प्रक्रियाओं और मिट्टी पानी के संतुलन को भी प्रभावित करता है। मिट्टी पानी के संतुलन में कमी आने के कारण सूखी मिट्टी और शुष्क होती जाएगी, जिससे सिंचाई के लिए पानी की मांग बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन के खेती पर इतने सारे प्रभावों को देखते हुए इनके समाधान भी खोजे जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर कुछ हद तक कृषि पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। वर्षा जल के उचित प्रबंधन द्वारा हम इस असर को कम कर सकते हैं। ऐसे बीज और नई किस्में विकसित करनी होंगी जो नए मौसम के अनुकूल हों। हमें फसलों के प्रारूप और उनके बीज बोने के समय में भी बदलाव करना होगा। ऐसी किस्मों को विकसित करना होगा जो ज्यादा तापमान, सूखे और बाढ़ जैसी परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम हो। मोटा अनाज जैसी जल की कम खपत वाली फसलों की ओर संक्रमण से जल गहन फसलों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप अल नीनो जैसी घटनाओं के प्रति खाद्य प्रणाली के लचीलेपन में वृद्धि हो सकती है। किसानों को कम अवधि में उगने वाली फसलों की खेती करने और कृषि पद्धतियों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करना भी फायदेमंद रहेगा। तो आपने देखा कि जलवायु परिवर्तन में क्या कुछ संभावनाएं हैं और कैसे ये बदल रहा है और कितना नुकसान डाल सकता है आने वाले समय में खेती किसानी पर, और हमें क्या चीज़ें बदलाव करनी चाहिए जिससे हमारी खेती किसानी पर असर ना पड़े और समुचित तरीके से हम खेती किसानी में आगे बढ़ते रहें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर दिनेश कुमार जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर दिनेश जी, हम तमाम चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं और धान की अगर खेती की बात करें, समसामयिक कार्य की बात करें, आपने रोपाई का जिक्र किया। इस समय रोपाई के लिए बेहद उपयुक्त है। तरीका क्या है रोपाई का उचित? किसान भाई इसको कैसे समझें और कितनी दूरी होनी चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, खेत की तैयारी में क्या कुछ विधि होनी चाहिए, थोड़ा सा इसको समझाइए। जी बिल्कुल, मेरा सभी किसान भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि वो जो बरसात का पानी है उसको व्यर्थ ना जाने दें। सबसे पहले अपने जो मेड़ वगैरह हैं, डोले हैं आपकी, उनको मजबूत कर लें। कई बार कटी फटी मेड़ें होती हैं या उनमें सुराख होते हैं, उनको बंद कर लें। इनसे पानी बह सकता है, पानी की हानि हो सकती है, क्योंकि धान में पानी बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि अगर बरसात का पानी आपके यहाँ आ चुका है या बरसात हो चुकी है तब तो ठीक है। अगर नहीं हुई है तब भी आप धान उगाना चाहते हैं तो उसमें पानी लगाएं। नहर का पानी हो, ट्यूबवेल का पानी हो। 8 से 10 सेंटीमीटर पानी खेत में खड़ा करें। और पडलिंग मशीन आ रही है, आप सब जानते हैं। पडलिंग मशीन हो, वो ना हो तो कल्टीवेटर हो, हैरो हो, कोई भी यंत्र हो आपके पास, उससे उसकी 2 बार कम से कम पडलिंग करें और फिर उसमें पाटा लगा के खेत समतल कर लें। इस समय पे जो संस्तुत मात्रा में खाद और उर्वरक हैं उनको भी आपको खेत में डालना चाहिए। इसके अलावा दूसरी तरफ साथ ही साथ एक काम और आपको करना होता है कि जो आपकी 20 से 25 दिन की पौध तैयार है उसको भी साथ साथ आपको उखाड़ना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है और फिर इस पौध की आपको खेत में रोपाई करनी है। रोपाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो रोपाई की दूरी है वो 20 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की रखें और 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी आप रख सकते हैं किस्मों के आधार पर। अगर आपकी कोई संकर किस्म है तो उसमें ये दूरी आप बढ़ा सकते हैं मोटे तौर पर, क्योंकि उसमें ब्यात ज़्यादा होता है। एक खास बात है जो किसान भाइयों को ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जो गहराई है रोपाई की वो 1 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ज़्यादा गहरा ना रोपें। ज़्यादा गहरी रोपाई होगी तो उसमें ब्यात कम होगा और बहुत ऊपर ही आप रख देंगे तो पौधे आपके उखड़ जाएंगे, वो स्थापित नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ आपको जो खरपतवार वगैरह हैं, कई बार ऐसा होता है कि धान की पौध हम लाए उसमें खरपतवार भी साथ में आ जाते हैं, उनकी भी हमें छटनी कर लेनी चाहिए। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो अच्छे से आपकी रोपाई हो जाएगी। जी, डॉक्टर अंजलि जी का रुख करते हैं। डॉक्टर अंजलि जी, हम धान की खेती की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि अगर धान के लगाने की शुरुआत की जाए तो उसकी शुरुआत पानी से होती है और हमारी प्लेट में आने तक उसको पानी ही चाहिए होता है। और अगर जल की बात करें तो एक सीमित संसाधन हमारी धरती पर वो है। धान की खेती से अगर हम बात करें प्राकृतिक आपदाओं से या जलवायु परिवर्तन जो समस्या निकल कर आ रही है, ऐसी हम कौन से प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिससे पानी का समुचित उपयोग हो, जल संरक्षण भी हो सके, जैसे वर्षा ऋतु का संरचना, वर्षा का संरचना या संयोजन बताया, या फिर और भी ऐसे तरीके हैं, तो इसमें और क्या प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं? जैसे डॉक्टर दिनेश ने बताया
कि हमारे लिए पानी कितना कीमती है, तो पहले तो हमें डायरेक्ट सोइंग के लिए जाना चाहिए, जो इन्होंने पहले ही बताया कि वो किसान भाई कर चुके होंगे जून में। तो वो सीधी रुपाई है जिसमें हमें पानी की ज़रूरत कम पड़ती है। दूसरी, अगर हम ट्रांसप्लांटेड राइस लगा रहे हैं, ट्रांसप्लांटेड धान लगा रहे हैं, तो उसमें हमें पहले ही गांव के लेवल पे या अपना इंडिविजुअली एक तालाब बना के और जल संग्रह करना चाहिए, जिस पानी का हम उपयोग अपनी धान की खेती में कर सकते हैं। और बाकी फसलें हैं, अगर हम धान की ना बात करें तो ड्रिप इरिगेशन भी एक बहुत अच्छा है। अगर दूसरी फसल लगाई है तो ड्रिप सिंचाई उनमें, जैसे कि हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, फल फूल हैं, उसके लिए ड्रिप इरिगेशन एक बहुत अच्छा उपाय है। जी बिल्कुल, इस दिशा में पुलकित जी। डॉक्टर दिनेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। लाइक दर्शक हैं, पहले उनका सवाल ले लेता हूँ, फिर अपनी बात पूरी कीजिएगा। राम कुमार जी हैं मध्य प्रदेश से। राम कुमार जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। राम कुमार जी, टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए, फिर सवाल पूछिए। जी जी जी, मेरा सवाल ये है कि धान में मोटा अनाज मक्का है जी, तो उसमें अपने आप जी एक मिनट ये है कि धान की फसल में जो मोटा अनाज है मक्का, तो उसमें हमारे यहाँ 4 साल से मतलब इल्ली इतनी चढ़ती कि 3 बार इसको करते तो इल्ली कंट्रोलिंग हो रही। अच्छा, मोटे अनाज में इल्ली का प्रकोप है। हाँ जी, मक्का में। जी जी मक्का में है जी, डॉक्टर दिनेश जी। निश्चित तौर पे ये फाल आर्मी वर्म है, इसको फाल आर्मी वर्म कहा जाता है और ये बहुत ही भयंकर कीट है, हमारे देश के हर हिस्सों में आ रहा है। तो इसका एक पैकेज है जो भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान है हमारा, लुधियाना ने डेवलप किया है। वो पैकेज की आप जानकारी अपने कृषि विज्ञान केंद्र से ले लें और उसी के हिसाब से उसमें बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, आप जानकारी लीजिए। ये फाल आर्मी वर्म FAW कीड़ा है और इसकी जानकारी आप कृषि विज्ञान केंद्र से लें और वहाँ पूरा पैकेज आपको बताएंगे, तो इसका नियंत्रण आसानी से आप कर सकते हैं। जी, तो राम कुमार जी, नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कीजिए और अपनी समस्या का समाधान कीजिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी अपने खास मेहमानों से लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। 2 महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसी के साथ एक और दर्शक फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करते हैं उनका। नंदस्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा है बाराबंकी से। जी, ये चाहता हूँ जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या सहयोग करने के लिए कितना जल हो, कितना जंगल हो, कितनी जमीन हो, और दूसरी धान में इस समय हमें बहुत बार कार्य करना चाहिए। पटवार का और जो हमारा तो धान की बहुत व्यवस्था इस समय हम छिड़काव कर जी नंदस्वरूप जी, आपके दोनों सवाल महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले रुक करते हैं डॉक्टर दिनेश जी का। डॉक्टर दिनेश जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि कौन कौन से समसामयिक कार्य करने ज़रूरी होते हैं, कौन सी अवस्था में दवाओं का छिड़काव करें, खरपतवार कैसे निकालें और किस समय पे हम देखें कि खरपतवार निकलना शुरू हो चुके हैं। जी बिल्कुल, आपका रोपाई से धान लग रहा होगा और अभी जो किसान भाई रोपाई से धान लगा रहे हैं उनके लिए सबसे आसान और सरल तरीका है ब्यूटाक्लोर का प्रयोग। ब्यूटाक्लोर नाम की दवाई आती है, उसका
1 से 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व, जी। ये 50% में आती है, तो आप समझिए इसको 2 से 3 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको प्रयोग में करना है। खेत में आपके हल्का छिछला पानी भरा होना चाहिए जब ब्यूटाक्लोर का आप प्रयोग करें, और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर इसको आप छिड़क सकते हैं। इसके बाद में अगर रासायनिक विधि से आपको कंट्रोल करना है खरपतवारों को, तो 20 पारी बैग सोडियम आता है, इसकी 25 ग्राम मात्रा 500 लीटर पानी में घोल बना लें, और ध्यान रखें रोपाई के 20 से 25 दिन के अंदर अंदर करना है। जो 20 पारी बैग सोडियम है, ये सभी प्रकार के जो खरपतवार हैं उनको नष्ट कर देता है। शायद जो दूसरा सवाल इनका जलवायु परिवर्तन से था कि भाई इनको मिटिगेट करने के लिए, रोकने के लिए खेती बाड़ी में हम क्या क्या कर सकते हैं, या कितना जंगल होना चाहिए, कौन सी फसलें। अब जैसे धान की बात कर रहे हैं हम, तो धान के कुछ विकल्प हो सकते हैं जिनसे हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को थोड़ा कम कर सकते हैं। फसल चक्रों में बदलाव ला सकते हैं, फसलों का विविधीकरण कर सकते हैं, साथ ही साथ जल की बचत की जैसे बात चल रही है, खेती में भी हमें जल की बचत करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ समय है फसलों का बोने का, उसमें भी हेर फेर थोड़ा बहुत हमें करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिसका ध्यान रख के हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी कम कर सकते हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें नंदस्वरूप मिश्रा जी, इन बातों का ध्यान रख के आप धान की फसल में आगे बढ़ें। डॉक्टर अंजलि जी का रुख करते हैं। डॉक्टर अंजलि जी, किसान तो सबसे नज़दीक प्रकृति के है और प्रकृति का प्रहरी भी उसको कहा जाता है, लेकिन खेती किसानी से जुड़े हुए जो हर एक सेक्टर हैं, चाहे वो मशीनरी बनाने वाले हों, चाहे वो खेती किसानी करने वाले किसान हों, या फिर उन किसानों से पैदा होने वाली फसलों को कंज्यूम करने वाले हम आम जनमानुष हों, हम सबका योगदान होना चाहिए जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। एक समुचित उपाय के तौर से देखा जाए तो क्या क्या प्रैक्टिसेस हम सब मिलकर कर सकते हैं? कैसे मशीनें बनाएं, कैसे फर्टिलाइजर्स बनाएं, क्या क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जिससे हम इसको और मिलजुल कर हम रोक सकें? जी, पहले जैसे आपने बताया कि हम सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बिल्कुल। तो पहले तो अपने में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। हमें पता है कि जो ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो सब मानवीय गतिविधियों की वजह से ज़्यादा बढ़ गया है। वो तो पहले भी रहा था, लेकिन इतनी गति उसकी तेज़ नहीं थी जितनी अब हो चुकी है। और इसका सबसे प्रमुख कारण है उद्योगीकरण, भवन बनना, जो हम बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, एसी और लाइट। तो अपने स्तर पे सबसे पहले तो हम अपने में बदलाव लाएं, ये सब इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। दूसरी बात है कि जो सौर ऊर्जा है उसका ज़्यादा उपयोग करें, सदुपयोग करें। जो यंत्र उससे चलते हैं उनको अपनी दिनचर्या में लाएं। किसान भाई वो यंत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उपयोग में ला सकते हैं जो सौर ऊर्जा, सोलर पावर्ड हैं, ये सोलर एनर्जी से चलते हैं। तो ये तो हुआ वो वाला बदलाव। दूसरा बदलाव है कि जैसे हम गांव स्तर पे, अपने ग्रामीण स्तर पे एक बीज बैंक बना सकते हैं अगर हमें बीजों की कमी पड़ रही है। 2-3 तो विकल्प डॉक्टर दिनेश ने ही बताए हैं, विविधीकरण का और फसल चक्र को बदलने का। तो ये सब मिलजुल कर हमारा भी योगदान इस प्रकार हम अपना दे सकते हैं। जी, इसके साथ ही एक दर्शक और हैं, उनका रुख करते हैं। फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुरुषोत्तम कुमार, डोडा कश्मीर से हैं। पुरुषोत्तम जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार बोल रहा हूँ, गाँव डांडी, तहसील भद्रवा, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर जी। मेरा सवाल ये है कि धान की लगाया जाता है, कितने दिन बाद उसकी गुड़ाई होती है? आपने सीधी विधि से धान लगाया है या रोपाई से करना चाहते हैं? हाँ जी, रोपाई कर रहे हैं। तो गुड़ाई तो उसमें नहीं हो पाएगी क्योंकि उसमें तो पानी होगा। जो रोपाई वाला धान है, गुड़ाई आप उसमें जो मशीन आती है कोनोवीडर एक मशीन आती है। अगर आपने 25 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाया है तो कोनोवीडर से आप गुड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पानी भरा होता है। गुड़ाई हम वो समझते हैं जब सूखी मिट्टी और उसमें हम होइंग मशीन चलाएं, खुरपी चलाएं, फावड़ा चलाएं। गुड़ाई का अर्थ ये होता है कि उसमें ऑक्सीजन अंदर जाए, हवा अंदर जाए। लेकिन धान के केस में अगर आप गुड़ाई का उद्देश्य खरपतवार नियंत्रण से समझते हैं और उसमें हवा देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कोनोवीडर नाम की मशीन आती है, बड़ी सस्ती आती है। एक लेबर या एक आदमी उसको बड़ी आसानी से खेत में चला सकता है। शर्त एक ही है कि आपने रोपाई कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे की हो। जी, एक और दर्शक हैं, राकेश जी जुड़ गए हैं शिमला से, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। राकेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? सवाल पूछें।
नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा सवाल ये कि जैसे जल प्रबंधन की बात चली, जैसे हमारे जो आपदा आती है, जैसे हिमाचल में लैंड स्लाइड हुई, लेकिन अब भविष्य में ऐसी आपदा न आए तो हमें क्या करना चाहिए? और दूसरी बात ये, जैसे हमारे सर्दी में जो बर्फ गिरती है, उस बर्फ को हम रोकने के लिए हम क्या प्रावधान कर सकते हैं ताकि हम बर्फ का पानी भी हम स्टोर कर सकें? ये मेरे 2 सवाल है जी। डॉक्टर अंजलि जी। जी, ये मेरा ख्याल ये बाढ़ की बात कर रहे हैं। जी, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में। प्राकृतिक आपदाओं की बात कर रहे हैं। इसमें तो मेरे पास कोई जी बिल्कुल, अब जी, देखिए फ्रीक्वेंसी जो है ना इनकी जी। बहुत बढ़ रही जी। है जलवायु परिवर्तन होने के कारण। कोई समाधान नहीं है इसके लिए, तो मैं मैं काश इस प्रश्न का कुछ उत्तर दे सकती कि हम अपने किसान भाइयों को इस आपदा से भी बचा सकते। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल इनका था कि वो जो बर्फ का पानी है उसको कैसे हम रोक सकते हैं। तो उसके लिए अगर इनके पास ऐसा क्षेत्र है या ऐसा एरिया है जहाँ पे ये तालाब बना सकें और उस बर्फ के पानी को उसमें उसका संग्रहण कर सकें, तो जब ये अपनी कोई भी आगे फसल लेते हैं तो उस पानी का उपयोग कर सकते हैं उसके लिए। जी। साथ ही मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि किसी भी प्राकृतिक आपदा से किसी भी किसान भाई की फसल का नुकसान होता है तो आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी लाभ ले सकते हैं। आप सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस प्रयास का, इस पहल का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। और जिस तरीके से हिमाचल के किसानों को इस समय बहुत सारी दुविधाओं से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि आए दिन बरसात अधिक होने की वजह से इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, उनकी फसल बर्बाद होती है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा बहुत कारगर है। किसान भाइयों को इसमें जुड़ना चाहिए और इससे लाभ लेना चाहिए। डॉक्टर दिनेश जी का रुख करते हैं। डॉक्टर दिनेश जी, इस तरह के जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, अगर हम धान की हम बात कर लेते हैं, कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि बहुत सूखा पड़ा रहता है। जैसे अभी भी कुछ हिस्से हैं जहाँ पर बरसात उतनी नहीं हो पाई है जो धान के फसल के हिसाब से उपयुक्त हो। तो हमारे पास क्या ऐसी किस्में भी हैं जिस किस्मों का इस्तेमाल कर हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं? और अगर जिन क्षेत्रों में बरसात हो भी रही है तो वहाँ पर हम क्या ऐसी किस्में लगा सकते हैं जिसमें कम जल की आवश्यकता पड़े? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे हमारे पास विकल्प हैं इस तरह के। हर तरह की किस्में हमारे देश में कम अवधि में पकने वाले भी हैं, मध्यम अवधि की भी हैं और दीर्घ अवधि की भी पकने वाली हैं, और ये अलग अलग दशाओं में प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे सीधी बिजाई की बात करें हम, जहाँ भी होती है वहाँ कम अवधि की फसलें या कम अवधि की किस्में लगाई जाती हैं। और जहाँ पानी ज़्यादा भरा रहता है, देर तक भरा रहता है, वहाँ पे दीर्घ अवधि की जो किस्में हैं उनको लगाया जाता है, क्योंकि लंबे समय तक पानी उसमें भरा रहता है। हाँ, अब जो है किसानों के पास विकल्प कम है। पहले से ही अगर हम सोच के रखते या पहले से मौसम के अनुमान के आधार पर अगर हमने किस्मों का चयन किया होता तब तो ठीक था, लेकिन अभी इस स्थिति में किसानों के पास विकल्प बहुत सीमित है। हाँ, जहाँ बारिश होगी, बरसात होगी, उन किसान भाइयों से मेरा यही सुझाव है कि जल्दी से जल्दी रोपाई के कार्य को आप निपटाएं। जी। डॉक्टर अंजलि जी, आपका रुख करते हैं। अगर हम बात करें भारत के पूरे मानचित्र की, तो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं अगर उनकी बात की जाए जिसमें खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील है और वहाँ के किसानों को सबसे पहले सजग होने की आवश्यकता है? जो हमारे शुष्क क्षेत्र हैं, जैसे कि हमारा बुंदेलखंड, मराठवाड़ा, पश्चिम राजस्थान, जहाँ पहले ही पानी की बहुत कमी है जी। एक तो ये क्षेत्र हैं जो कि इस जलवायु परिवर्तन का प्रकोप सबसे ज़्यादा झेलते हैं। दूसरे हैं हमारे उत्तराखंड और ये हमारा ये हिमाचल, बिहार, ये जहाँ बाढ़ के आने की आशंका है, फ्लैश फ्लड आते हैं और भूस्खलन होता है, तो ये वाले जो क्षेत्र हैं इनमें भी हमेशा ये आपदा बनी रहती है। यही ज़्यादा भारत के भूगोल को देखें तो यही ज़्यादा क्षेत्र सबसे ज़्यादा। अंजलि जी, अगर हिमाचल प्रदेश जहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं का ज़्यादा संकेत है, उन क्षेत्रों को छोड़ दिया, जैसे आपने बुंदेलखंड का जिक्र किया और भी राज्यों का जिक्र किया, यहाँ के किसानों की अगर बात करें, इनको किस फसलों की तरफ रुझान करना चाहिए? और क्या अभी भी वो क्षमता है कि हम अगर प्रयास करें या फिर खेती किसानी के तरीकों में बदलाव करें तो यहाँ के जल स्तर को मेंटेन किया जा सकता है या वहाँ के जलवायु परिवर्तन को वापस से सुदृढ़ किया जा सकता है? बिल्कुल, हमारे पास ऐसी फसलें हैं जो कि कम पानी और ज़्यादा तापमान में बहुत अच्छा उपज देती हैं। तो इसमें 2 साल पहले जैसे हमने ये श्री अन्न, उस वर्ष को श्री अन्न वर्ष के रूप में बनाया था, तो ये सारे जो मिलेट्स हैं या श्री अन्न है, मोटा अनाज जो भी आप कहिए, वो जो सारी फसलें हैं वो अधिक तापमान, कम पानी में बहुत अच्छा उपज देती हैं। तो उस फसल चक्र में ये वाली जो फसलें हैं, ये किसान भाई उसमें अपने ला सकते हैं, इस तरह का विविधीकरण कर सकते हैं अपनी फसलों में।
और ये ज़्यादातर मैं बात कर रही हूँ बुंदेलखंड, मराठवाड़ा और राजस्थान वाले क्षेत्रों के लिए। जी, फिलहाल एक और दर्शक फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सत्यनारायण जी हैं जबलपुर से। सत्यनारायण जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। सत्यनारायण जी, अपने टेलीविजन की आवाज़ कम कर लीजिए, फिर अपने सवाल पूछिए। जी सर, मुझे सीधी बिजाई करनी थी जी धान की। जी, तो पानी भर गया है, तो उसका और क्या उपचार है, क्या उसका समाधान आप जानना चाहते हैं? जी जी, डॉक्टर दिनेश कितना जी, पानी भरा हुआ है आपके खेत में? कितना पानी भरा हुआ आपके खेत में? कितना पानी भरा हुआ, मतलब? हाँ, 4-5 इंच पानी भरा हुआ है। बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल, आप सीधी बिजाई कर सकते हैं अभी भी, लेकिन तुरंत आपको करना होगा। गीले में सीधी बिजाई करनी होगी। एक तो ड्राई में होती है, सूखे में सीधी बिजाई होती है, उसका समय तो निकल चुका है। लेकिन अगर गीली विधि से आप कर रहे हैं तो अभी भी आप तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र उसमें से थोड़ा पानी निकाल दें और खेत में अपने 2 या 3 सेंटीमीटर पानी रखें। जो पानी आप खेत से निकालें वो दूसरे खेत में ले जाके इकट्ठा कर सकते हैं और फिर इसमें धान का बीज आप छिड़क सकते हैं। पहले आपको पडलिंग करनी होगी, गारा बनाना होगा उसमें। गारा बनाने के बाद खेत को आप लेवल कर लें और लेवल करने के बाद आप उसमें बीज को तुरंत छिड़क दें, तो आपकी ये जो है वो धान अभी भी आप उसमें कर सकते हैं सीधी बिजाई से, लेकिन गीली विधि से होगा। और दूसरा, एक ड्रम सीडर आता है, एक मशीन होती है बहुत छोटी सी, उसकी मदद से भी आप बुआई कर सकते हैं धान के खेत में। तो उसमें पंक्तियों में बीज रखा जाएगा, आपका जमीन के ऊपर रखा जाएगा लेकिन पंक्तियों में आएगा, तो उसका प्रयोग करके भी आप सीधी बिजाई इस दशा में कर सकते हैं, लेकिन वो 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको कर लेना चाहिए। जी, तो सत्यनारायण जी, आप इस तरीके से रोपाई करके आप धान की खेती कर सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा लेंगे, ऐसी कामना हम करते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। आपके सवालों को शामिल करेंगे और कुछ और खास जवाब अपने मेहमानों से मिलेंगे। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं हेलो किसान में कुछ खास महत्वपूर्ण विषयों पर और आपके सवालों को लगातार शामिल किया जा रहा है। आपके कोई भी सवाल हैं, टोल फ्री नंबर दिखाया जा रहा है आपकी स्क्रीन पर, आप कार्यक्रम में शामिल होकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर दिनेश जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर दिनेश जी, जब धान की खेती में सामाजिक कार्य की बात कर रहे हैं तो अगर देखा जाए शुरू से लेकर आखिरी तक कितना जल स्तर खेत में मेंटेन रखना चाहिए और साथ ही साथ कितने दिन तक मेंटेन रखना चाहिए? कहीं कहीं पर बरसात हो रही है तो क्या उस बरसात के पानी को निकाल कर किसी और खेत में डाइवर्ट कर दें या उस जल स्तर को मेंटेन रहने दें? और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि किसान भाइयों की एक मानसिकता ये भी बनी होती है कि जितना पानी रहेगा उतनी फसल अच्छी होगी, लेकिन क्या ये अधिक जल होना भी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है? जी देखिए, धान कई तरीकों से उगाया जाता है और जल प्रबंधन भी जो उगाने की विधि है उसके आधार पे किया जाता है। मान लीजिए आपने सीधी बिजाई की है, जैसे कि पंजाब हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में किसान भाई कर रहे हैं, या उत्तर पूर्वी राज्यों में सीधी बिजाई की जाती है। एक रोपाई विधि से की जाती है जी। रोपाई विधि में भी श्री विधि से भी कुछ लोग करते हैं। अलग अलग बुआई के तरीके हैं धान में, तो उनमें जल प्रबंधन भी अलग अलग तरह से होता है। मोटे तौर पे जब धान में वानस्पतिक अवस्था होती है, शुरुआती अवस्था होती है, तो उसमें पानी खड़ा करके रखने की जरूरत नहीं है। इसमें आप एकांतर सिंचाई भी कर सकते हैं। एकांतर सिंचाई और शुष्कन, मतलब एक बार पानी लगा दिया आपने, 2-4 दिन इंतजार किया, जब वो पानी नीचे खत्म हो जाए, दिखाई ना दे, उसके 1-2 दिन बाद आप पानी लगा सकते हैं। और एक बार में सिंचाई आपको 4 से 5 सेंटीमीटर की करनी है, उससे ज़्यादा गहरी सिंचाई की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पानी कई बार किसान 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर लगा देते हैं, वो सिर्फ खराब ही होता है, उससे कोई फायदा नहीं होता। मान लो किसी आदमी को 4 रोटियों की भूख है तो वो 4 ही खाएगा, उसकी थाली में चाहे आप 25 रख दो। इसी तरह से धान जितना पानी चाहिए उतना ही लेगा, ज़्यादा पानी आप खड़ा करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बात यह कि धान में जब जननिक अवस्था शुरू होती है, रिप्रोडक्टिव स्टेज शुरू होती है, उसके बाद
फूल आने तक जी। किसी भी हालत में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। चाहे आपने किसी भी विधि से धान लगाया हो, उसमें 2 से 3 सेंटीमीटर पानी हर वक्त होना चाहिए। और किसान भाइयों, जन्नी अवस्था की पहचान यही है कि जितनी आपकी फसल की अवधि हो या किस्म की अवधि हो, मान लो 130 दिन है, उसमें से 65 को घटा दो, तो जो बाकी 65 दिन बचे वो आपकी वानस्पतिक दशा रहेगी, वानस्पतिक अवस्था रहेगी। जी। तो इस प्रकार से जल को किस तरीके से आपको मेंटेन करना है इस खेती में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। किस तरीके से करना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और कैसे करना है डॉक्टर दिनेश जी ने बेहतर तरीके से समझाया। डॉक्टर अंजलि जी का रुख करता हूँ। डॉक्टर अंजलि जी, खेती किसानी के क्षेत्र में देखा जाए तो समय के साथ बहुत परिवर्तन हुए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद की गई है, और प्रौद्योगिकी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है खेती में किसानों को और आगे ले जाने के लिए। नए नए यंत्र आए हैं, नई नई तकनीकें आई हैं, ड्रोन से हम देख रहे हैं कि अब समय खेती संभव हो चुकी है। प्रौद्योगिकी के अगर योगदान की बात करें, क्या इससे संभव है कि हम जलवायु परिवर्तन को रोक सकें, और ये किस तरीके से योगदान दे सकती है कि हम आगे चलकर जो ये समस्या हमारे सामने आने वाली है उसको हम रोक सकें? आपने सही कहा, बहुत सारी तकनीकें भी आई हैं, बहुत सारी किस्में भी आई हैं। तो पहले तो हमें वो किस्में अपनानी चाहिए अपने क्षेत्र को देखते हुए, जो कि हमारे क्षेत्र को सूट करती हैं, उसमें सही बैठती हैं। और एक तो एग्रो एडवाइजरी या मौसम विभाग जो हमें जानकारी देता रहता है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो व्हाट्सएप पे हमें सलाह आती रहती है, क्षेत्रीय सलाह आती है, और ये जो हमारे दूरदर्शन भी हमें अपडेट देता रहता है कि क्या क्या मौसम होने वाला है आगे, तो उस टाइम सिंचाई करनी है नहीं करनी, बारिश होने वाली है, तो उसका एक हमें जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी है, हमारे जो केवीके हैं, ICR इंस्टीट्यूट हैं, ये बहुत सारे प्रशिक्षण देते रहते हैं, ट्रेनिंग देते रहते हैं, जो कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो भी हमारे किसान भाइयों को समय समय पे जाके वो प्रशिक्षण भी हमें उनको जो दे रहे हैं वो लेते रहना चाहिए, जिससे हमें नई किस्मों का पता लगता है, नई तकनीकों का पता लगता है, नए यंत्रों का पता लगता है, कैसे हमें अपने फसल चक्र में क्या क्या बदलाव लाने हैं, इन सब की जानकारी मिलती है। तो हमें ये सारी जानकारी लेना सबसे बड़ी बात है, फिर उसका आगे प्रयोग तो तभी हो सकता है जब हमारे पास जानकारी है। जी डॉक्टर अंजलि जी, हम ये कई चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं कि बढ़ते तापमान से ये नुकसान होगा, जलवायु परिवर्तन से ये नुकसान होगा, लेकिन जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार क्या आपको लगता है, या फिर ऐसा आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्या ये भी शोध का विषय है कि बढ़ते तापमान का इस्तेमाल कुछ अच्छी चीज़ों के लिए कर सकते हैं, और जलवायु परिवर्तन का इस्तेमाल क्या कुछ अच्छी चीज़ों के लिए कर सकते हैं? वो तो हो रहा है, समय के साथ गति के साथ वो होता रहेगा, उसको रोकने का तो प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो बढ़ रहा है उन चीज़ों का कोई पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं? देखा गया है, शोध ये बताता है कि इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। कुछ फसलें हैं जो कि ठंडे इलाकों में पहले नहीं हो सकती थी, अब क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ, पहाड़ों की तरफ, ऊपर की तरफ, ठंड की तरफ वो वाली फसलें ली जा रही हैं। जबकि जो पहले ठंड में होती थी वो और ऊपर ऊंचे एल्टीट्यूड पे जाती जा रही है, लेकिन कुछ फसलों की परमिसिबिलिटी आप कह सकते हैं, उसका क्षेत्रफल बढ़ता भी जा रहा है, तो इसको हम एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सब खराब है, कुछ अच्छा भी है। जी कुछ और सवालों के पास मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन फिलहाल डॉक्टर दिनेश जी का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, अब बात करते हैं वो जो धान की फसलों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जिससे फसल अच्छी मिले, गुणवत्तापूर्ण मिले। फसल बहुत सारी हो गई लेकिन उसमें गुणवत्ता नहीं है, तो वो भी किसी फायदा नहीं, क्योंकि किसानों को उतना उचित दाम उसका नहीं मिल पाएगा। तो उसके गुणवत्ता के लिए किसान भाइयों को जल संरक्षण के साथ साथ और क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, किस प्रकार से हम पोषक तत्वों का उपयोग करें, कितनी मात्रा में करें, ये भी जानकारी बहुत आवश्यक होती है। जी बिल्कुल, देखिए धान की फसल में गुणवत्ता बहुत मायने रखती है। हर कोई चाहता है कि अच्छी क्वालिटी का धान उसे मिले। बिल्कुल। और जहाँ कहीं भी धान हम उगाते हैं और उसकी अच्छी गुणवत्ता चाहते हैं, तो सबसे पहले देसी खादों का प्रयोग बहुत जरूरी है। बिल्कुल। गोबर की खाद हो, हरी खाद हो, तमाम अनुसंधान ऐसे किए गए हैं, खास करके बासमती धान पे, कि अगर हम गोबर की खाद का प्रयोग या देसी खादों का प्रयोग करते हैं तो चावल की गुणवत्ता में अच्छे बदलाव आते हैं। तो इसी तरीके से सूक्ष्म पोषक तत्व है, अगर हमारे चावल में, जैसे हम जानते हैं, जस्ते की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, उसको हमें बढ़ाना है, तो हमें इन उर्वरकों का भी प्रयोग करना है, इन पोषक तत्वों को भी
डालना है। हाँ, निश्चित तौर पे जब भी हम पोषक तत्वों की बात करते हैं तो मिट्टी की जांच के आधार पे उनका प्रयोग करना चाहिए। किसी कारणवश अगर नहीं हो पाती तो जो भी संस्तुत मात्रा में हमारे पोषक तत्व हैं उनको आपको डालना चाहिए। फास्फोरस और पोटाश और जिंक वगैरह ये शुरू में जब आप पडलिंग कर रहे हैं अपने खेत में उस समय आप उनका प्रयोग करें। बाकी जो नाइट्रोजन होती है उसको आप कई इसकी संस्तुति है, जैसे 3 बराबर भागों में बांट के भी प्रयोग में ला सकते हैं जी। और जैसे हमारे संस्थान में हम लोग बताते हैं कि इसको 3 बार, आपको कम से कम 3 बार नाइट्रोजन को डालना चाहिए। इससे इसकी उपयोग क्षमता बढ़ती है। जस्ते के प्रयोग में खास ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये जो ट्रिलिंग स्टेज होती है, जब इसमें ब्यात बन रहा होता है तभी जस्ते की कमी ज्यादा आती है। इसमें चॉकलेट ब्राउन, चॉकलेट के रंग जैसे होता है कॉफी का, उसके रंग के धब्बे इसमें छोटे छोटे बनने शुरू होते हैं, खास करके बीच की पत्तियों में बनते हैं। फिर पूरी पत्ती आपकी भूरी हो सकती है और इसमें ब्यात भी कम हो जाता है। ऐसा अगर आपको दिखाई दे तो आप शुरू में जो है जस्ते का प्रयोग कर लें अपनी मिट्टी में, नहीं तो फिर जिंक सल्फेट का छिड़काव करके इस कमी को पूरा कर सकते हैं। एक और चीज़ है इसमें, कई बार किसान भाइयों को पता होता है कि जैसे नर्सरी कुछ किसान भाइयों कड़ी है या धान शुरू में उसमें लोहे की कमी आ जाती है, उस पर भी विशेष ध्यान देना है, खास करके जहां पानी कम होता है। इसमें क्या होता है, पत्ते ऊपर के पत्ते पीले होते हैं, पीले होने के बाद वो सफ़ेद हो जाते हैं और भूरे होके सूख जाते हैं। तो इस तरफ भी ध्यान देना है। अगर आप जल का उचित प्रबंधन करेंगे तो लोहे की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी। डॉक्टर दिनेश जी, आपने कहा कि नाइट्रोजन को 3 बार डालना चाहिए, 3 बार छिड़काव करना चाहिए। आयरन और जिंक की अगर हम बात करें तो क्या इनकी भी 3 बार आवश्यकता पड़ती है, या फिर हमने पहले सॉइल टेस्टिंग करा ली, उसके अनुरूप हमने मिट्टी की तैयारी कर ली, उसके जो पोषक तत्व की आवश्यकता थी उसको दे दिया, रोपाई करने के बाद सिंचाई चलती रहती है, फसल बढ़ती रहती है, उसके बाद भी क्या हम ये सुनिश्चित करें कि इसमें अभी कहीं जिंक की कमी तो नहीं रहेगी, आयरन की कमी तो नहीं रहेगी? नाइट्रोजन तो हम 3 बार दे रहे हैं, तो इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए और क्या ये समस्या रहती है? जी बिल्कुल जी। देखिए, अगर जस्ते का प्रयोग हमने मिट्टी में किया है तब हमें जरूरत नहीं होती। और यहाँ तक मैं कहूँगा कि जैसे एक बार धान में हमने जस्ता डाल दिया तो अगले साल गेहूं में आपको कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि 1 हेक्टेयर की फसल मुश्किल से 300-400 ग्राम जस्ता निकालती है। और हम रिकमेंडेशन देते हैं 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट की, जो कि पर्याप्त होता है। आने वाले 2 सालों तक आपको जस्ते की डालने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर 1 साल डाल दिया तो आप 2 साल निश्चिंत रहें, उसमें जस्ते की कमी नहीं आएगी। लेकिन कोई किसान भाई अगर मिट्टी में नहीं डाल पाए तो उनको जस्ते का छिड़काव कर सकते हैं, और वो छिड़काव आपको 2 से 3 भी करने पड़ सकते हैं। निर्भर करेगा जस्ते की कितनी कमी है। मोटे तौर पर 10-12 दिन के अंतर पर आप कम से कम 2 छिड़काव इसके करें। लोहे की जहाँ तक बात है, लोहे का छिड़काव करके जो है धान की कमी में खेत में दूर करना मुश्किल होता है, ना ही मिट्टी में डाल के पूरा कर सकते हैं। लोहे की कमी सिर्फ आप पानी भर के, खेत में अच्छा पानी रहेगा, पानी रुकेगा तो लोहे की कमी आपके खेत में नहीं होगी। जी, तो इस प्रकार से पोषक तत्वों का प्रबंधन करना भी बहुत आवश्यक है। डॉक्टर अंजलि जी का रुख करते हैं। डॉक्टर अंजलि जी, फसलों के चुनाव की बात हम कर रहे हैं तो देखा ये भी जाता है कि अगर हम पाम ऑयल की खेती करें, पाम ऑयल के जो पेड़ होते हैं वो भी एक जल स्तर को मेंटेन करने में अहम भूमिका निभाते हैं, और उससे क्या होता है कि जंगलों की बढ़वार भी होती है। साथ ही अगर हम बांस की खेती की बात करें तो इससे भी शोध में पाया गया कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं वातावरण में। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से समाधान ऐसे कर सकते हैं जो किसान भाई अतिरिक्त आय भी को बन सके? खेती किसानी तो कर ही रहे हैं, साथ साथ इस तरह के पेड़ पौधे जो लगाएं उसमें क्या समाधान है? हम अपने किसान भाइयों को ये बोल सकते हैं कि जो पौधारोपण है उसमें अपना पूरा योगदान दें। उन पौधों में उनके क्षेत्र के हिसाब से ही वो चयन कर सकते हैं जिस क्षेत्र में वो रहते हैं। और एग्रो फॉरेस्ट्री, जैसे कि आंवला के साथ आंवला का पेड़ लगाएं और भी कीनू के पेड़ लगाएं, ये सब एग्रो फॉरेस्ट्री भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं अपनी बाकी फसलों के साथ। तो ये एक बहुत एक सुझाव दूंगी मैं, जो कि लागू कर सकते हैं वो अपने उसमें फसल चक्र में। जी, और इन पौधारोपण करने के लिए या इन पौधों को चुनने के लिए कोई अधिक जानकारी लेना चाहता है या कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है कि उसकी देखभाल कैसे करनी है, उसको बड़ा कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी को लेना चाहे तो कहाँ से संपर्क करें? ये तो अपने पास के केवीके से मिलेगी या उनके आसपास कोई ICR का इंस्टीट्यूट है, जैसे कि ये है अपना चारा वाला इंस्टीट्यूट है, भारतीय अनुसंधान संस्थान का। तो वहाँ पे ICR का जो है एक चारागाह इंस्टीट्यूट है, तो अगर कोई
चारा लगा रहा है, तो वो वहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री का एक इंस्टीट्यूट है, साथ ही में झांसी में लगा हुआ। बुंदेलखंड की हम बात कर रहे थे, जहाँ पे सहनशीलता किस्मों की बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए ये 2 इंस्टीट्यूट मैंने बुंदेलखंड के कॉन्टेक्स्ट में बताए कि वहाँ हमने शुरुआत की थी कि वहाँ ज़्यादा इसका प्रकोप हो सकता है। तो ये 2 इंस्टीट्यूट हैं जो आपको विविधीकरण में बहुत मदद कर सकते हैं। जी, एक और दर्शक हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विजय कुमार सिंह हैं बलरामपुर उत्तर प्रदेश से। विजय कुमार जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। सवाल ये है कि डीएपी या एनपीके के साथ जो है वो 2 पोषक तत्व हम डाल सकते हैं जी, जिंक, ये क्या नाम है, आयरन, फास्फोरस, सल्फर। जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है विजय कुमार सिंह जी। आपके सवाल को शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके सवाल के जवाब को हम डॉक्टर दिनेश जी से लेते हैं। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जी जी। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान कार्यक्रम और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दर्शक थे विजय कुमार सिंह बलरामपुर से। उनका सवाल था कि क्या मैं अपनी धान की फसल में डीएपी का इस्तेमाल कर सकता हूँ और कैसे इसके समन्वय को बैठाया जाए कि आयरन जिंक भी उसको मिल जाए। डॉक्टर दिनेश जी, इनकी समस्या का समाधान कैसे करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए आपको थोड़ा सा ज्ञान लेना पड़ेगा पहले, और कि जरूरी नहीं कि हम 10 तरह के स्रोतों से एक तत्व दें। जैसे फास्फोरस की बात की आपने, तो फास्फोरस जैसे एनपीके आप लगा रहे हैं तो एनपीके से भी फास्फोरस आएगा, और उसमें रेशियो क्या है जी, तमाम तरह के 10-20 तरह के रेशियो एनपीके के बाजार में मिल रहे हैं आजकल। तो यहाँ से बैठ के कहना तो मुश्किल है कि आपके पास कौन सा उपलब्ध है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं एनपीके के साथ डीएपी भी मिलाना है, आपको जिंक भी मिलाना है, आयरन भी मिलाना है। यहाँ मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो धान की फसल है उसमें आयरन सल्फेट आप मिट्टी में ना लगाएं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डोज लगानी पड़ेगी आपको, जो आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। अगर लोहे की कमी आ जाती है तो सबसे आसान तरीका है खेत में पानी आप खड़ा रखें, तो उससे लोहे की कमी अपने आप दूर हो जाएगी, उर्वरक से दूर नहीं होगी। नर्सरी में आती है या धान की फसल की शुरुआती अवस्था में आती है तो आप 0.5% फेरस सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं। 10 दिन के अंतर पे 2 बार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आपको डीएपी और जिंक को मिला के प्रयोग में नहीं लाना है। दोनों उर्वरकों को मिला के आप ना बखेरें ना प्रयोग में लाएं। डीएपी का प्रयोग अलग करें। हाँ, एक ही समय पे कर सकते हैं। पहले आपने डीएपी को बखेर दिया, मिला दिया, डाल दिया, फिर आप जिंक सल्फेट का प्रयोग उसी खेत में कर सकते हैं। इन उर्वरकों को मिलाना नहीं है। और जहां तक उर्वरकों की उपलब्धता के आधार पे आपको, और जो संस्तुति है पोषक तत्वों की, उसके हिसाब से उर्वरकों की मात्रा डालना है। यही एक समाधान है जी। डॉक्टर दिनेश जी, इसके साथ ही अगर हम समाधानों की बात कर रहे हैं तो अब इस अवस्था में, क्योंकि जलमग्न रहती है फसल, इस अवस्था में क्या रोग कीटों का प्रकोप भी हो जाता है? और अगर बात करें खरपतवारों की, शुरुआत में आपने बताया कि जब रोपाई करते हैं किसान भाई तो खरपतवार भी आ जाते हैं नर्सरी से, तो उन खरपतवारों को कैसे पहचानना है और खरपतवार कितना नुकसान कर सकते हैं फसलों का, इसको थोड़ा सा समझाइए। और कीट और रोगों का प्रबंधन किस प्रकार से करना है, कौन कौन से कीट रोग लगने की इसमें क्षमता होती है, संकेत कैसे मिलते हैं? जी बिल्कुल, इस समय पे जैसे रोपाई की सबसे पहला कीट धान में जो मोटे तौर पे आता है वो तना छेदक है। बिल्कुल, तना छेदक शुरू में डेड हर्ट्स बनाता है, उसकी सूंडी नीचे से घुस जाती है और जो बीच का हिस्सा होता है धान के पौधे का वो सूख जाता है। एक तो ये है, और दूसरा पत्ती लपेटक आता है। इन 2 कीटों की आप पहचान रखें। बीमारियों की बात है तो बीमारियों में इस समय पे आपको
बकानी रोग दिखाई दे सकता है और कहीं कहीं पे ब्लास्ट आता है, बदरा रोग है। ये बदरा रोग आने की संभावना होती है क्योंकि मौसम में नमी है, बादल छाए हुए हैं, ऐसे में बदरा आता है। बदरा रोग की पहचान है कि आँख के आकार के, जैसे नाव होती है, आँख होती है, उसके आकार के धब्बे बनते हैं। बदरा रोग के लिए बावेस्टिन नाम की दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के छिड़क दें। ये जो 2 कीट हैं आपके, तना छेदक और पत्ती लपेटक, इनके लिए आप कार्टप हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं। कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 4G में आती है, इसकी करीब 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टर के हिसाब से बुरकाव कर दें। ये ग्रैनुलर होती, ग्रेनुल्स होते हैं इसके, इसको आप रेत में मिला के समान रूप से खेत में बखेर सकते हैं। हाँ, खेत में आपके हल्का सा छिछला सा पानी का होना बहुत जरूरी है। अगर खेत सूखा होगा तो दवाई असर नहीं करेंगी। तीसरा सवाल आपका खरपतवारों के बारे में था। तो रोपाई वाले धान में मुख्य तौर पे जो घास कुल के खरपतवार हैं वो ज्यादा आते हैं। सकरी पत्ती के ज्यादा आते हैं, चौड़ी पत्ती के कम आते हैं। जो हमारा सीधी बिजाई वाला धान है उसमें चौड़ी पत्ती के खरपतवार जैसे साठी वगैरह ये सब ज्यादा आते हैं और सकरी पत्ती के कम आते हैं। दोनों तरह के खरपतवारों को मारने के लिए धान में जैसे ब्यूटाक्लोर दवाई है जो रोपाई कर रहे हैं उसका प्रयोग करें। इसी तरीके से 20-25 दिन बाद दोनों तरह के धान में, चाहे सीधी बिजाई वाला हो चाहे रोपाई वाला हो, जब फसल की उम्र रोपाई के बाद या बुआई के बाद 25 दिन की हो जाए, 20 से 25 दिन की, तब 20 पारीबैग सोडियम की 25 ग्राम मात्रा सक्रिय तत्व की प्रति हेक्टर के हिसाब से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें, तो खरपतवारों का भी निदान हो जाता है। जी डॉक्टर दिनेश जी, इन तमाम निदानों के साथ एक निदान इसका भी कीजिए कि हम देखते हैं कि किसान भाई, ज़्यादातर किसान भाई हम देखते हैं कि धान की खेती करते समय हमेशा खेतों में रहते हैं और खेतों में जलमग्न स्थिति रहती है, ऐसे में वो नंगे पैर भी रहते हैं। क्या किसानों की स्वास्थ्य को लेकर भी ऐसे समय पर चिंता करनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक आपको खेतों में काम करना होता है और बरसात कहीं पर भी कभी भी शुरू हो जाती है ऐसे समय पर, क्योंकि खरीफ के मौसम में बहुत योगदान रहता है वर्षा का, आपने पहले भी जिक्र किया। ऐसे खेती करने वाले जो किसान भाई हैं जो लगातार जलमग्न वाली स्थिति में रहते हैं, उनके लिए क्या सावधानियां होनी चाहिए, किस प्रकार से वो अपना ख्याल रखें, क्योंकि किसान स्वस्थ रहेंगे तभी अच्छा उत्पादन दे पाएंगे। बिल्कुल, देखिए अब बात करें हम धान की, तो धान में बहुत से खास करके किसान हैं, मजदूर हैं, पानी में हर समय घुसे रहते हैं। 8-8, 10-10 घंटे जब पौध उखाड़ते हैं तब भी पानी में पैर होते हैं, जब रोपाई करते हैं तब भी पानी में पैर होते हैं, फिर देखभाल करते समय उर्वरक डालते हैं, तमाम क्रियाकलाप करते हैं, पानी में जाना ही होता है लगातार। तो पहली बात तो पैरों को नुकसान हो सकता है। दूसरी बात कमर को नुकसान हो सकता है, क्योंकि रोपाई के समय झुकना पड़ता है। इसके लिए आपको निश्चित तौर पे बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए। 3-4 घंटे काम करने के बाद कम से कम 1 घंटा 2 घंटा रेस्ट लें, उसके बाद काम करें। साथ ही साथ आजकल गम बूट्स वगैरह आते हैं, कहीं कहीं जहां तक संभव हो, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप गम बूट खरीद लें, उनका प्रयोग करें, क्योंकि धान में सांप भी आ सकते हैं, कई बार सांपों का भी खतरा हो सकता है, उससे भी आपको बच के रहना है। और सबसे अलग एक तरीका है कि आजकल मशीनें आ गई हैं जिससे धान की रोपाई कर सकते हैं। जो श्रमिकों को कष्ट होता है, नोड़ना पड़ता है, कमर में दर्द होता है, उससे बचने के लिए पैडी ट्रांसप्लांटर आ गया, कहीं कहीं पर उसका प्रयोग भी किया जा सकता है। जी डॉक्टर दिनेश जी, क्या कस्टम हायरिंग सेंटर से इन मशीनों का भी हायर किया जा सकता है? और अगर जिन क्षेत्रों में कस्टम हायरिंग सेंटर हैं, क्या वहाँ पर किसान जाके रोपाई करने की जो मशीन आपने बताई उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए पौंडीचेरी है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर आजकल एक ट्रेंड चलना शुरू हुआ है। कुछ किसानों ने पैडी ट्रांसप्लांटर खरीद लिए हैं और बहुत ही एडवांस स्थिति में आजकल कुछ किसान आ चुके हैं जिन्होंने अपने जो है ये हायरिंग सेंटर खोल रखे हैं, तो वहाँ संपर्क करके इस तरह की मशीनों का आप प्रयोग कर सकते हैं। बल्कि आजकल एक कहीं मैं देख रहा था कि एक किसान ने बिना जो है आदमी के ट्रैक्टर चलाया अपने खेत में, जो ऑटोमेटिक जो कंप्यूटराइज जी मोबाइल से चलाया। तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं खेती बाड़ी में। नए नए तकनीकी इजाजत हो रही है और नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, तभी हमारा किसान प्रगतिशील हो रहा है। समय समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है रुकत डॉक्टर अंजलि जी का। डॉक्टर अंजलि जी, आपसे जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम के अंतिम में अंतिम सलाह किस प्रकार से आप देंगी किसान भाइयों के लिए, दर्शकों के लिए, आम जनमानस के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने में प्रयास अपने करें और खाद्य सुरक्षा हमारी बाधित ना हो और खाद्य जो मांग है वो लगातार बनी रहे, किसान भाई अच्छा उत्पादन देते रहें, अच्छी कमाई करते रहें, इसके लिए क्या सलाह देना चाहेंगी आप? मैं किसान भाइयों को यही बोलना चाहूँगी कि एक तो अपने आप को, जो भी अपने आसपास ICAR इंस्टीट्यूट है, KVK है, उसको ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पे जो भी प्रशिक्षण हो रहे हैं उसमें उनको जानें, अपनाएं और अपने खेतों में लगाएं।
फिर हमारे पास क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की कुछ वो हैं वो तकनीकें हैं जिनको वो अपना सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं, सूर्य से चढ़ने वाले उपकरण इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने खेती किसानी में जोड़ सकते हैं, जिससे हम जलवायु परिवर्तन तो हो ही रहा है, उसका निदान भी कर प्रयास कर सकते हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपका और बहुत महत्वपूर्ण बातें आप दोनों मेहमानों ने बहुत हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दिनेश जी, धान की खेती किसान भाई अच्छा करें और उसके लिए आपने जानकारियाँ पहुँचाई, हम उम्मीद करेंगे किसान भाइयों के लिए ये मददगार साबित होंगी। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। डॉक्टर अंजलि जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कार्यक्रम हेलो किसान में जुड़ने के लिए। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम हेलो किसान। उम्मीद करते हैं इन सभी जानकारियों से किसान भाइयों को लाभ होगा। अगले कौन से विषय लेकर हम हाजिर होंगे जिनसे जुड़कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, आपकी जानकारियों का विस्तार कर सकते हैं। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले अगले विषय पर। अगले विषय में बात करेंगे मैदानी क्षेत्र में खरीफ प्याज की नर्सरी की तैयारी कैसे करें। कृषि यंत्रों का रखरखाव करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ये कैसे करें, इन दोनों बातों को आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़कर जान सकते हैं। इनसे जुड़े कोई सवाल हो तो आप वो भी जान सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कोई जानकारी देना चाहते हैं या आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com। ये हमारी ईमेल आईडी है। साथ ही साथ कोई जानकारी आपसे छूट गई है या कोई जानकारी आपसे छूट गई है, कोई जानकारी हमें देना चाहते हैं तो आप डीडी किसान के कॉल सेंटर पर फ़ोन करके अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। 1800-113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये नंबर आपकी सेवा में खुला रहता है। इसके अलावा इस कार्यक्रम को आप दोबारा देखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ये सारी जानकारियाँ अन्य किसानों तक पहुँचें, ज़्यादा किसान इसके बारे में जागरूक हो सकें, तो आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं, इसको स्कैन करें, सीधा पहुँच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विषय, नए मेहमान, नई जानकारियों के साथ। आप हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों,